नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निल्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे निल्स बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं, मुख्य अभिग्रह। साथ में हम चर्चा करेंगे निल्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोगों के बारे में। अंत में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बोर मॉडल की कुछ कमियों की। तो ये जो वीडियो है वो बोर मॉडल पर आधारित है। लैब असिस्टेंट जो एग्जाम है उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निल्स बोर का परमाणु मॉडल है क्या। देखिए विद्यार्थियों, निल्स बोर ने जो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसमें मोटी मोटी जो बातें हैं वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू होती है। तो जो निल्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया उसको हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल कहा गया। देखिए विद्यार्थियों, निल्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल में जो क्वांटम परिकल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, उनका समावेश प्रस्तुत करके नया मॉडल प्रस्तुत किया। और इस मॉडल के अंदर तीन मुख्य अभिग्रह थे, तीन इसकी परिकल्पनाएं हैं। तीनों परिकल्पनाओं को हम एक एक करके समझ लेते हैं। तीन परिकल्पनाओं से ही निल्स बोर का परमाणु मॉडल बना है। तो निल्स बोर के परमाणु मॉडल की सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम परिकल्पना। देखिए प्रथम परिकल्पना में क्या कहा गया है। इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। तो देखिए इस परिकल्पना को अच्छे से आप समझ लेंगे कि इस परिकल्पना के अनुसार परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात तो रदरफोर्ड के द्वारा भी बता दी गई थी, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में ये कहा गया था कि ये जब विकिरणें लगातार इनका त्वरण चेंज होगा तो इनके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और धीरे धीरे ऊर्जा उनकी कम होगी और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। लेकिन बोर ने ये कहा कि जो कक्षाएं होती है वो इस प्रकार की होती है कि उनमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना ही स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। क्लियर। देखिए कि जो वृत्ताकार कक्षाओं में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। अब यहां पर हम कंसीडर कर लें, मान लेते हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने कितना कंसीडर कर लिया, स्मॉल एम, और एक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नाभिक का आवेश परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक पे जो आवेश होगा वो Z इंटू E हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो है v। कितने वेग से चक्कर लगा रहा है, v वेग से चक्कर लगा रहा है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य बल क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य देखिए दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला कूलाम के नियम से हम जानते हैं। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की फॉर्म में हम जानते हैं। तो यहां से Q1 नाभिक का आवेश Zd हो जाएगा, फिर Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R हो जाएगी। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर ए आ जाएगी। तो कौन सी इक्वेशन आ चुकी है, ए।
अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो ये हमारे पास में आ गया अभिकेंद्रीय बल। तो हम समीकरण 1 और 2 को इक्वल पुट कर देंगे, हमारे पास में एक रिलेशन आ गया है mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 Jd²/r²। और यही जो बोर मॉडल है उसकी प्रथम परिकल्पना का गणितीय रूप है। इसे आपको दिमाग में फिट रखना है, काम का है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब हम द्वितीय परिकल्पना की ओर बढ़ते हैं। दूसरी परिकल्पना हमें क्या कहती है, द्वितीय परिकल्पना देखिए कि इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। ये जो दूसरी परिकल्पना है वो कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को बताती है। इसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें उनका कोणीय संवेग है वो h/2π के इक्वल होगा। किसके तुल्य होगा, h/2π के। तो देखिए कोणीय संवेग को हम L से लिखते हैं जो कि mvr के बराबर होता है, जो कि h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जहां ये जो n है वो 0 1 2 3 मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। और ये जो h देख रहे हैं ये प्लांक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड के इक्वल होती है। प्लांक नियतांक होता है। तो बोर मॉडल की दूसरी परिकल्पना एक बार फिर से देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में ही चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो, h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान हो। तो ये है बोर मॉडल की दूसरी परिकल्पना का गणितीय रूप। इसे भी आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बोर की तीसरी परिकल्पना, बोर की तीसरी परिकल्पना हमें क्या कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन अविकिरणी कक्षा से, तो ये हमने पहले ही बता दिया है, पहली परिकल्पना में ही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन है वो अविकिरणी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, मतलब ऐसी कक्षा जिसमें वो बिना किसी ऊर्जा अवशोषण और उत्सर्जन के चक्कर लगाता है, तो उस कक्षा को हम अविकिरणी कक्षा कह रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अविकिरणी कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली किसी दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिसकी प्रारंभिक और अंतिम जो ऊर्जाएं हैं उनके अंतर के बराबर फोटोन की ऊर्जा होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, उस फोटोन की जो ऊर्जा है वो उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में जो ऊर्जा है उनके अंतर के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फोटोन की ऊर्जा को हम h से, ये जो प्लांक का क्वांटम मॉडल है वहां से हमने E बराबर hν लिया है, और इस hν का मान EI माइनस EF मतलब प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर फोटोन की ऊर्जा होती है। और ये है बोर मॉडल की तीसरी परिकल्पना का गणितीय रूप। ये भी आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट रखना है। अब विद्यार्थियों हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बोर मॉडल के अनुप्रयोग की। जो बोर का परमाणु मॉडल है उनके कुछ अनुप्रयोग यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से कुछ सूत्र निकलेंगे, कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या जिसको हम Rn से लिख रहे हैं कि nवें ऊर्जा स्तर की जो त्रिज्या है उसको Rn से लिखा जा रहा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कि nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उसे हम बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर की पहली परिकल्पना से हम क्या जानते हैं, ये हमने अभी अभी आपको बताया है mv² अपॉन r
बराबर 1/4πε0 जेड² बाई आर²। तो यहां से ये तो हो गई है फर्तम परिकल्पना, ये तो क्या आ गई है फर्तम परिकल्पना। ये आ गई है हमारे पास में द्वितीय परिकल्पना से। द्वितीय परिकल्पना से हमने निकाल लिया Vn का मान। किसका मान निकाल लिया? Vn का मान, क्योंकि इधर m और Rn का भाग लगा दिया। इस Vn का मान उठाकर हम किस में पुट कर देंगे? समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए यहां से m/Rn तो है ही, m/Rn एज इट इज पड़ा है। ये देखिए, अब ये जो Vn² है इसकी जगह इस Vn को रख देंगे। तो यहाँ पर रख दिया हमने इसका NH/2πm Rn का स्क्वायर, बराबर में ये पढ़ाई है, ये एज इट इज पढ़ाई है। क्लियर? तो यहाँ से इन सब की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये वाली राशि मिल जाएगी। काटने पीटने के पश्चात कुल मिलाकर फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलने वाला है। वैसे विद्यार्थी ये थोड़ा सा जटिल हो गया है, बट फिर भी आप याद रख सकते हो, तो इसे ध्यान में रखें। लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ पर अवश्य ही ध्यान रखनी होगी। ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट वाली राशि, इसको तो आपको दिमाग में फिट बैठा कर रखना ही है। इट मीन्स जो त्रिज्या है nवीं कक्षा की वो समानुपाती होती है कक्षा की संख्या के वर्ग के, और परमाणु क्रमांक की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? ये जो राशि आप देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर, ये सारी की सारी कांस्टेंट है। इसे हम A0 से पुट कर देंगे। किससे पुट कर देंगे? A0 से इसको पुट कर देंगे। इसको बोर त्रिज्या कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। जब अपसल नोट H, पाई, M और E² इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान कैलकुलेशन के पश्चात कितना आएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा। देन हमें ये जो वैल्यू है इसको हम कह रहे हैं A0। क्या कहा जा रहा है? A0 कहा जा रहा है। तो फाइनली जो R का सूत्र है ये आ गया Rn बराबर A0 n²/z। अब यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो Z बराबर हम 1 पुट कर देंगे। Z बराबर जब हम 1 पुट कर देंगे तो पहली कक्षा के लिए R1 0.53 एंगस्ट्रॉम, दूसरी कक्षा के लिए N2 बराबर क्या जाएगा? R2 बराबर आ गया। यहाँ पर N की वैल्यू पुट करते जाएंगे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4। यहाँ पर कितना आ गया विद्यार्थियों? 4 आ गया है। क्लियर? फिर n बराबर 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। n बराबर जब 4 पुट करेंगे चौथी कक्षा के लिए तो यहाँ पर आ गया 16। यदि हम इनका रेशियो निकालें, इनका अनुपात निकालें, इन सबका यदि हम अनुपात निकालें R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात R4, तो 1:4:9:16 आएगा। और ये आपको अपने दिमाग में फिट बैठा लेना है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी परमाणु की नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन कि लगातार कक्षाएं ले, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:3, 9:16:25 इस फॉर्म में होगी, या 1:2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर इस फॉर्म में होगी। क्लियर? अब हम बोर मॉडल का दूसरा अनुप्रयोग यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? देखिए विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग जिसे हम लिख रहे हैं Vn से, किससे लिखा जा रहा है? Vn से पुट किया जा रहा है। तो बोर की प्रथम परिकल्पना से हम क्या जानते हैं? बोर की प्रथम परिकल्पना हमें क्या कहती है? mVn²/Rn बराबर 1/4πε0 Ze²/Rn। ये तो आ गई है हमारे पास में समीकरण 1 पहली परिकल्पना से। दूसरी परिकल्पना से हम क्या जानते हैं? mVnRn बराबर NH/2π। ये हमारे पास में आ गई है दूसरी परिकल्पना से। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 के अंदर 2 का भाग लगा देंगे। 1 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो देखो यहाँ से m से m कट जाएगा, m से m क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक Vn से Vn कट जाएगा। यहाँ पर Rn है, ये बट्टे में आ जाएगा, Rn का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो Rn का स्क्वायर है वो इधर वाले Rn से कट जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, इधर 2 से 1 2 भी कट जाएगा।
यहां से देखिए बाकी की जो राशि इधर तो बच गया Vn, तो Vn आ गया Vn, और इधर ये एक तो ई स्क्वेयर आ गया, ये 2 बच गया, अपसल नोट बच गया, एच बच गया, और ये जेड और एन बच गया। तो ये हमारे पास में आ चुका वेग का फॉर्मूला, जो कि आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट रखना है। क्लियर? यदि हम पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में जो वेग है वो v0 हो जाएगा, जो कि ई स्क्वायर अपॉन 2 अपसल नॉट एच के इक्वल होगा, और कैलकुलेशन करेंगे तो 2.1 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होने वाला है। तो देखिए जब v0 यहाँ पर इन सब का मान है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, v0 का मान रख दें, तो हमारे पास में इस फॉर्म में भी आ जाएगा। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, दिमाग में फिट रख लीजिए। अब यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन परमाणु की, तो Z बराबर 1 पुट कर देंगे, और पहली कक्षा की बात करेंगे तो n बराबर 1 रख देंगे। तो v1 पहली कक्षा में जो वेग है वो 2.1 गुणा 10 की घात 6 आ जाएगा। n का मान यहाँ पर हम पुट करते जाएंगे। दूसरी कक्षा में जो वेग है वो पहली कक्षा का आधा, तीसरी कक्षा में जो वेग है वो पहली कक्षा का 1/3, चौथी कक्षा में जो वेग है वो पहली कक्षा का 1/4। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा में जो वेग है वो 1:1, 1:2, 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात, इस तरीके से आएगा। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे जो रेशियो हैं वो सीधे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो अनुप्रयोग है वो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, काफी महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या है कि किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा को हम Kn से, स्थितिज ऊर्जा को Un से, कुल ऊर्जा को En से। तो ये तो आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो Kn है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, Un है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। अब यहां से हम Kn और UN इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बोर की पहली परिकल्पना से हम क्या जानते हैं, mVn² अपॉन Rn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² बाई Rn। ये आ गई समीकरण 2। फिर यहां से Rn हमने कैंसिल कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा Kn बराबर होता है हाफ mVn²। तो हाफ mVn² का मान है हम इक्वेशन नंबर 3 से यहां पर पुट कर देंगे। तो समीकरण 3 से मैंने यहां पुट कर दिया। क्लियर? ये आ गई गतिज ऊर्जा समीकरण 4 में। गतिज ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू है Ze, Q2 की वैल्यू है माइनस में E, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। चिन्ह सहित यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए जो Q2 है उसका मान हमने माइनस में E पुट किया, देन हमें मिल गया है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² बाई Rn। क्लियर? तो ये हमारे पास में आ गई है स्थितिज ऊर्जा। अब हमारे पास में एक समीकरण जो 1 थी वो है स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का जो योग है वो कुल ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये तो है समीकरण 4, तो हमारे पास में है गतिज ऊर्जा। ये तो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। और जो समीकरण 5 है ये वाली, ये हमारे पास में है स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों की वैल्यू उठाकर यदि हम समीकरण 1 में पुट कर दें, देन हमें ये मिल जाएगा। यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² बाई Rn कॉमन ले लेंगे तो हाफ माइनस 1 बच जाएगा, और फाइनली जो ऊर्जा आएगी वो इस प्रकार से आएगी। ये जो ऊर्जा है वो आप देखेंगे कि गतिज ऊर्जा के बराबर लेकिन माइनस में स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। ये रिजल्ट हम आपको लास्ट में बता देंगे।
देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकला है, कुल ऊर्जा है वो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। यह तथ्य दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है, और यदि ई धनात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षा में नहीं घूमता। इसका मतलब है कि ऋणात्मक ऊर्जा होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हम nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है वो ये जानते हैं समीकरण 7 के अकॉर्डिंग। इस Rn का मान उठाकर हम समीकरण 6 में पुट कर देंगे। समीकरण 7 से Rn का मान समीकरण 6 में रख देंगे, देन हमें E का जो मान है वो इस तरीके से मिल जाएगा। और ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और हमारे पास में nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो इक्वेशन नंबर 8 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और इससे आप अपने दिमाग में फिट बैठा लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर? माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? देखो यहां से एक निष्कर्ष क्या निकला, के एन सदैव धनात्मक होता है किंतु यू एन और ई एन सदैव ऋणात्मक होंगे। के एन का मान ई एन के ऋणात्मक मान के बराबर, और ई एन का जो मान है वो यू एन का आधा होता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं ऊर्जा स्तरों की, क्योंकि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। और nवें ऊर्जा स्तर के अंदर जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला होता माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड ई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से विद्यार्थियों, यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो जेड बराबर 1, पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, दूसरी के लिए n बराबर 2, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए n बराबर 4, पांचवी कक्षा के लिए n बराबर 5। और जब इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो E1 का मान आ जाएगा माइनस में 13.6, E2 का मान आ जाएगा माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 का मान माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E4 का मान आ जाएगा माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E5 का मान आ जाएगा माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर ये होती है कक्षाएं। तो पहली कक्षा ये है, इसमें इसकी ऊर्जा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, और इसी तरीके से अनंत पर चलेंगे तो उसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी। देखिए इनके बीच में जो गैप है वो भी इनके ऊर्जा स्तरों के अंतराल के बराबर होता है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इनके बीच में गैप होता है विद्यार्थियों। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है तो उससे जो उत्सर्जित विकिरण है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए बोर की तीसरी परिकल्पना को यूज में लेंगे। EI माइनस EF इक्वल टू होता है h न्यू। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 में संक्रमण करता है तो EN2 माइनस EN1 बराबर आ जाएगा h न्यू। न्यू के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं विद्यार्थियों, न्यू बराबर होता है C अपॉन में लैम्बडा, या C बराबर आपने न्यू लैम्बडा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम न्यू की वैल्यू C अपॉन में लैम्बडा पुट कर देंगे। तो लैम्बडा बराबर हमारे पास में आ गया EN2 माइनस EN1 अपॉन HC, ये हमें प्राप्त हो गया है। अब देखेंगे आप यहाँ पर EN2 और EN1 दोनों की वैल्यू हम देख लेते हैं। हमने EN का फॉर्मूला ये पढ़ा है, EN का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। तो EN1 बराबर आ गया हमारे पास में ये, यहाँ पर N1 के N के स्थान पर N1 पुट कर दिया और N के स्थान पर N2 पुट कर दिया। दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा बराबर जेड स्क्वायर इंटू आर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, जहाँ पर ये जो R है वो M है e की घात 4 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब c के इक्वल होता है। इसकी जो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर होती है। इसको हम रीडबर्ग नियतांक भी कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये है उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्घ्य, और उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती के लिए हम न्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा जानते हैं। लैम्बडा से इसको डिवाइड कर देंगे।
देखिए 1/λ का मान हमें पता है, ये c से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई करते ही हमें न्यू मिल जाएगा। क्लियर? विद्यार्थियों यहाँ पर अब चर्चा करते हैं कि जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है उसकी कुछ कमियां रह गई है, उन कमियों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो बोर मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि सोमरफेल्ड ने अपने मॉडल में ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उनका पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। देखिए बोर मॉडल में जो दूसरी परिकल्पना है उसमें ये कहा गया है कि कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं कर सका। तीसरी कमी क्या है, बोर ने नाभिक को स्थिर माना, कांस्टेंट माना, जबकि ये तभी पॉसिबल है, केवल और केवल तभी संभव है जब इसका द्रव्यमान अनंत हो। फिर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं अगली कमी की। तो बोर मॉडल के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई। देखिए बोर स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होती उनकी तीव्रता के बारे में बोर मॉडल के द्वारा नहीं बताया गया। स्पेक्ट्रमी रेखाओं में पाई जाने वाली अति सूक्ष्म रेखाओं के बारे में भी बोर मॉडल के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकी। इसके साथ में इस मॉडल के द्वारा स्टोर्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को भी नहीं समझाया जा सका। जो स्टोर्क प्रभाव होता है वो होता है कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उनका विद्युत क्षेत्र में विपाटन हो जाता है, विभक्त हो जाती है। जीमान प्रभाव होता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन, जीमान प्रभाव कहलाता है। तो स्टोर्क प्रभाव, जीमान प्रभाव की व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। इसके अलावा केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, तथा उनमें पाई जाने वाली अति सूक्ष्म रेखाओं के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। तो विद्यार्थियों ये था बोर का मॉडल, जिसमें हमने बोर मॉडल के मुख्य अभिग्रही देखे, उनके कुछ अनुप्रयोग देखे और अंत में हमने बोर मॉडल की कमियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड अगला वीडियो लेकर फिर से लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।